हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, आईआरएफसी का जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कभी होने वाला है? वो होने वाला है 25 अगस्त 2026 को लगभग 3:30 बजे। अब ये मीटिंग के अंदर ना 4 ऐसे डिसीजन कंपनी ले सकती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चारों डिसीजन बता देता हूँ। 25 तारीख को होने वाला है। आज की डेट क्या है? आज की डेट है आपकी लगभग 17 अगस्त। तो 17 अगस्त को ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कंपनी कौन से ऐसे डिसीजन ले सकती है एजीएम के अंदर। तो पहला डिसीजन कंपनी ले सकती है फाइनल डिविडेंड के ऊपर। फाइनल डिविडेंड कंपनी अप्रूव कर सकती है, तो ये पहला डिसीजन कंपनी ले सकती है। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा, डेटा भी बताऊंगा कि अक्टूबर नवंबर में कंपनी डिविडेंड दे देती है। तो फाइनल डिविडेंड के ऊपर एजीएम के अंदर अप्रूवल आ सकता है। सेकेंड पॉइंट हो सकता है कंपनी का नेक्स्ट बोरोइंग प्लान। पैसा कंपनी को बोरो करना है। अब बोरो क्यों करना है उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। तो बोरोइंग प्लान क्या होता है दोस्तों? कंपनी मार्केट से पैसा बोरो करती है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी हो गई, नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी हो गई, जिसको हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कंपनी कहते हैं, उनको क्या करती है? फंडिंग देती है और वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी कमाती है। अब यहाँ पर कंपनी के सीएमडी ने एक बयान में कहा था कि सरकार यहाँ पर 16 लाख करोड़ रुपए 16 लाख करोड़ रुपए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर खर्चा करने वाली है और 4 लाख करोड़ रुपए सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर खर्चा करने वाली है। यानी 20 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है आईआरएफसी के पास। आईआरएफसी ये बड़े प्रोजेक्ट्स को अगर फंडिंग देता है तो आईआरएफसी की जो अर्निंग है वो आपको बहुत ही अच्छी ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये इतना बड़ा जब अपॉर्चुनिटी है, लगभग 20 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ का जब आईआरएफसी के पास अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए किस तरीके से बोरोइंग प्लान आईआरएफसी सेटअप करता है वो देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो सेकंड पॉइंट ये होगा हमारा। तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिंपल सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि भाई आईआरएफसी जो है वो अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को किस तरीके से डाइवर्सिफाई करेगा। क्योंकि अभी की जो हालात है, अभी इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। अभी की जो इम्पोर्टेंट हालात है वो क्या है कि करंटली फाइनेंशियल ईयर 27 की अगर बात करूँ तो आईआरएफसी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसको हम लोग एयूएम कहते हैं, वो कैसे डाइवर्सिफाई है कि 92% जो है, 92% जो है वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देने में यूज हो रहा है। 92% एसेट अंडर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देने में यूज हो रहा है, यह आप सभी को पता है। और 7.7% इस तरीके का कुछ डेटा है। 7.7%, इसमें भी 92.1% ऐसा कुछ है। 7.7% जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो यहाँ पर नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को फंडिंग देने के लिए यूज हो रहा है। अब जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, अब ये 7.7 है, ये 10, 15, 20% हो जाएगा, तो आईआरएफसी की अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन उसमें एक रिस्क फैक्टर है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी को फंडिंग देने का सबसे बड़ा प्रॉज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पैसा अपना वापस आ जाएगा। कोई इसमें फ्रॉड नहीं होगा, कोई पैसा लेके नहीं जाएगा, क्योंकि इसको बैकिंग सरकार की तरफ से। अगर वो कंपनी पैसा नहीं देगी तो सरकार पैसा देगी। लेकिन नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंपनी का प्रॉब्लम क्या है पता है? कि उसमें प्राइवेट कंपनीज भी है, उसमें ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज भी है जो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो उसमें ना जीरो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने का चांसेस बढ़ता है। लेकिन आईआरएफसी इसमें ये चीज़ कर सकता है कि ऐसी कंपनी को, जो नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाली कंपनी है, उनमें से भी ऐसी कंपनी को लोन्स प्रोवाइड किया जाए जो कंपनी की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप लोग का जो मेंटेन करना है ना जीरो एनपीए, वो आप मेंटेन कर पाओगे। तो इसमें दोस्तों पैसा ज़्यादा लेकिन रिस्क भी है। इसको कहते हैं ना हम लोग कि रिस्क है तो इश्क है। इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें बहुत अच्छा है कि इसमें अगर आप रिस्क ले रहे हो तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है। इसमें आपको रिस्क लेना ही नहीं है, रिवॉर्ड छोटा सा है। बस सिंपल सी बात है, आईआरएफसी को इसको बैलेंस करके चलना है कि कुछ ऐसे सेफर साइड में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट को भी फंड देना है, और नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंपनीज में भी जो कंपनीज की क्रेडिट बैकग्राउंड अच्छा है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, उन्हीं को फंडिंग देना है।
तो इससे बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये डिसीजन मुझे लगता है IRFC आपको, आप कह सकते हो कि जो AGM है उसमें लेता हुआ देखने को मिलेगा। और चौथी चीज़ है दोस्तों, डायरेक्टर कुछ बदलने वाले हैं AGM के अंदर, उसके ऊपर भी अप्रूवल आ सकता है। तो AGM के अंदर ये सारे डिसीजन IRFC ले सकता है। होप, मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझी होंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आते हैं पीयर कंपैरिजन के ऊपर। अब कंपेयर कर लो, एक तरफ है दोस्तों आपकी कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC, REC लिमिटेड, तीनों सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखोगे, PFC का 375, IRFC का 87, REC का 339। प्राइस टू अर्निंग रेशो, वैल्यूएशन में ही आपको दिक्कत दिख जाएगी। 4.74 का PE है प्राइस टू अर्निंग रेशो, IRFC का 15.86 का PE है और REC का 5.56 का PE है। अब दिक्कत क्या है ना, कि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशो बड़ा कम है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का और REC लिमिटेड का। और मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 1,23,000 करोड़, 1,13,000 करोड़, 90,000 करोड़। डिविडेंड भी तीनों कंपनी अच्छा प्रोवाइड करती है। PFC 5% का डिविडेंड यील्ड है, IRFC से डबल डिविडेंड पे करती है कंपनी। और REC भी लगभग 5.5% का डिविडेंड पे करती है। नेट प्रॉफिट में भी कंपेयर कर लो, 9,000 करोड़ ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया है। IRFC ने 1,900 करोड़ किया है, इसने 4,000 करोड़ के ऊपर का नेट प्रॉफिट किया है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, कि इनका पी भी अच्छा है, PFC का प्राइस टू अर्निंग रेशो भी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी IRFC से बहुत बड़ा है। लेकिन IRFC क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों को पसंद है? इसलिए पसंद था क्योंकि IRFC ने भाई अच्छा परफॉर्म किया था। तो अभी दोस्तों IRFC यहाँ पर लैग कर रहा है वैल्यूएशन पे, तो अभी भी इसके वैल्यूएशन मुझे लगता है कि थोड़े एक्सपेंसिव हैं। एक अगर अगर आप साइड में देखोगे, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है IRFC के। सेकंड चीज़, डिविडेंड कब मिलेगा? जैसे मैंने आपको बताया, फाइनल डिविडेंड का अप्रूवल आ सकता है AGM के अंदर 25 अगस्त को। तो माइट भी चांस रहेगा कि सितंबर में अनाउंस हो जाए और अक्टूबर में इसका पेमेंट डेट रहे। तो सितंबर अक्टूबर ये 2 महीना IRFC में डिविडेंड आपको मिल सकता है। सेफर साइड नवंबर भी लेकर चलो। ये 3 महीने का जो पीरियड है, इसमें एक फाइनल डिविडेंड, ये फाइनेंशियल ईयर का फाइनल डिविडेंड आपको मिल सकता है। क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, आई थिंक मार्च 31, 2026 को खत्म हो जाएगा। अब टेक्निकल पार्ट के ऊपर आते हैं। टेक्निकल पार्ट पे मैंने जैसा आपको बताया था कि अभी ऑर्डर ब्लॉक के काफ़ी करीब है। एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको हटा ही देता हूँ। मैं फेयर वैल्यू गैप को इतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ। एक सेकंड, इसको भी हम लोग हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। हाँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, और ये मेरे लिए काम करेगा क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। इस तरीके का ये ऑर्डर ब्लॉक है, आप देखिए यहाँ पर। तो अभी प्राइस क्या कोशिश करेगा कि प्राइस थोड़ा और नीचे गिरे, इस लेवल पर आए, यहाँ पर टच करके यहाँ से दोबारा से आपको रिकवरी दिखाए। क्योंकि जो बड़े बायर थे, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर थे, वो आप देख सकते हो यहाँ पर है। कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, आप खुद देखिए। यहाँ पर मार्केट जब आया इस तरीके से, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है इसके बाद। इसका मतलब क्या है कि बड़े बायर ने एंटर किया है। तो दोबारा जब इस लेवल पर आएगा तो बड़े बायर यहाँ पर भी खरीदने के लिए रेडी है। ये उनका जोन है, और उसी जोन पे अगर टैप करता है तो यहाँ से ऊपर निकल सकता है IRFC का शेयर। एटलीस्ट ये टारगेट तो आपको मिल सकता है। ये टारगेट कौन सा है? 136 का। इसके बाद टारगेट रहेगा 149 का। ये सारे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।